Hello everyone, this is Deepika Trihan, an educationist, author and co-founder of Preponify. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने फोकस को पूरी तरह से यहाँ पर ले आए। आसपास के जो भी शोर है उसको बाहर ही छोड़ दें। चाहे मेरे यहाँ से, मेरे एंड से बैकग्राउंड में कोई शोर आता है तो उसको भी आप इग्नोर करें। आपके यहाँ से भी कोई अगर शोर आ रहा है तो उसको भी आप इग्नोर करें। अपने सेंसेस और फोकस को आज यही वीडियो में लाएं और 1 घंटे के लिए कॉन्टिन्यूस मेरे साथ चलें ताकि आपको बिना भटके ये लेक्चर एक बार में कंप्लीट हो जाए और आपको भी ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मेरा रोज 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 कुछ न कुछ पार्ट सिलेबस का फिनिश हो रहा है। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब आप 1 घंटे के लिए बिल्कुल फोकस्ड होकर स्टडी करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है आज का, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आज का नहीं चल रहा है, पिछली क्लास में जो था ये वहां पे चल रहा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास इंडिजिनस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं और वेस्टर्न या विदेशी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। ठीक है, और इंडिजिनस में ये है कि हमारे पास नॉर्थ में मिले और हमें साउथ में मिले, तो वहां नॉर्थ में हमने पढ़े थे, अब इसमें नॉर्थ के थोड़े आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लस साउथ के भी इंस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे भी पहले हम जो पीछे पढ़ाए हैं उसका एक बार हमें रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि चैप्टर कहाँ से शुरू हुआ और चल क्या रहा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में हमने 2 पार्ट पढ़े कि भाई हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। तो वो ये था कि प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, या प्री, प्रोटो और नॉर्मल हिस्ट्री। और इसमें भी जो हमारे पास इंडिया की हिस्ट्री है उसमें भी 4 पार्ट्स हैं, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न के बाद आपका यहाँ पे शुरू होता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारी जो जर्नी है हमें पास्ट की बताती है, उसके लिए हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस मिलते हैं। वो है एक लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में हमें क्या मिलता है मैं बेटा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि पीछे क्लासेस में मैं सब बता के आई हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट में रिवाइज कर रही हूँ। इंडिजिनस और फॉरेन सोर्सेस मिलते हैं। इंडिजिनस में हमारे पास क्या है? वैदिक है, जैन है, बुद्धिस्ट है। सेक्युलर में हिस्टोरिकल है और सेमी हिस्टोरिकल है और बायोग्राफिकल है। ठीक है, इसी तरह ग्रीक, ये फॉरेन में आते हैं, जो हमें रिटन एविडेंसेस मिले हैं फॉरेन के, वो ग्रीक, रोमन, चाइनीज, तिब्बतन, अरेबिक एंड अदर्स हैं। ठीक है, इसी तरह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है? सोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम एक्सकवेशंस एंड रिमेन्स। ठीक है, खुदाई से जो हमें मिलता है उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। जैसे पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर है। अच्छा, पेंटिंग्स खुदाई से नहीं मिलती हैं, जैसे ये रिमेन्स से मिलती हैं। ठीक है, जैसे जो बचा कुछ अवशेष रह गया है, मान लो किसी चट्टान पे कोई पेंटिंग उकेरी गई, उसका कोई अवशेष रह गया। वैसे तो पेंटिंग चट्टानों की ज्यादातर सही रहती हैं। और स्कल्पचर्स हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स एंड सील्स। तो पिछली क्लास में हम लोग इंस्क्रिप्शंस पढ़ रहे थे और यही इंस्क्रिप्शंस अब आगे इसी क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये मैंने इस बार फिर इसलिए लगाया है कि हम पिछली क्लासेस में जो पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पर ये लिटरेरी सोर्सेस पढ़े थे। तो लिटरेरी सोर्सेस में हमारे ये कौन से सोर्सेस हैं? ये बाहर के विदेशी सोर्सेस हैं। ग्रीक राइटर्स थे हमारे पास, चाइनीज राइटर्स थे हमारे पास और अरब राइटर्स थे हमारे पास। ठीक है, ये आप इसको वीडियो को पॉज करिए और यहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिए और तब तक हम आगे चलते हैं। अच्छा, मेन आपको मैं थोड़ा सा याद करा देती हूँ। ये रेड वाली मेगास्थनीज है, जिसने इंडिका लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए। फायान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए। फोकू की लिखी इन्होंने। वेनसांग आए हर्षवर्धन के टाइम पे। सी यू की लिखी इन्होंने। अलबरूनी आए मोहम्मद गजनी के साथ, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद लिखी इन्होंने। अब्दुल रज्जाक आए। अब्दुल रज्जाक देवराया सेकंड विजयनगर के टाइम पे आए। मतला उस सदैन लिखी इन्होंने। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे रेला लिखी इन्होंने। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी क्योंकि मैं पिछली क्लासेस में ये डिटेल्स में बता चुकी हूँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अगेन फिर से पूरे फोकस के साथ। इंस्क्रिप्शंस ऑफ गुप्ता पीरियड। अब जो गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शंस हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शन देखेंगे। गुप्ता पीरियड में क्या कहा जाता है? समुद्र गुप्तास
प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो है, जो 360 एडी में था, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रयाग है, प्रयाग को ही इलाहाबाद कहा जाता है। ठीक, दिस पिलर इंस्क्रिप्शन स्टैंड्स इनसाइड द फोर्ट एट इलाहाबाद। ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है? पहले तो ये पिलर इंस्क्रिप्शन है। ठीक, उसके बाद ये कहाँ पे है? इलाहाबाद फोर्ट में है। इलाहाबाद फोर्ट में उसके अंदर पिलर इंस्क्रिप्शन है, एंड नॉट इन इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्रयागराज कौशाम्बी। तो वैसे जब ये पिलर इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली कहाँ था? प्रयाग में था, कौशाम्बी में। ठीक है, अब ये कहाँ है? अब ये इलाहाबाद में है। इसीलिए देखिए प्रयाग और इलाहाबाद यहाँ पे दोनों लिखे गए हैं, लेकिन पहले ये कहाँ था? प्रयाग कौशाम्बी में था, और उसके बाद ये इलाहाबाद में इसको फिर से स्थापित किया गया। ठीक है, तो द प्रशस्ति आई यूलॉजी, ठीक है, इंस्क्राइब्ड ऑन इट, इसमें क्या लिखा है? प्रशस्ति लिखी गई है। क्या लिखी गई? इंस्क्राइब्ड ऑन इट वाज कंपोज बाय हरिसेन, हरिसेन द महासंधि विग्रहिक। ठीक है, द प्रशस्ति इंस्क्राइब्ड ऑन इट वाज कंपोज बाय हरिसेन द महासंधि विग्रहिक, द मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर वाओ ऑफ समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के जो मिनिस्टर थे, जो पीस के भी थे और वार के भी थे, ये एक बड़ी अलग बात है कि पीस और वॉर के मिनिस्टर एक ही थे। और वो समुद्रगुप्त के मिनिस्टर, उनका नाम था महासंधि विग्रहिक हरिसेन थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो पीस और वार के मिनिस्टर की जो पोस्ट का नाम था, वो था महासंधि विग्रहिक। जो पोस्ट पे बैठे थे वो थे हरिसेन। ठीक है, हरिसेन द महासंधि विग्रहिक। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कंपोज करवाया था ये प्रशस्ति पिलर। ठीक है, प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन इन्होंने सारा कंपोज कराया था, लिखवाया था। इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है। द अर्लियर पार्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज कंपोज्ड इन वर्स, जो इसका शुरुआत का पार्ट है, ठीक है, वो वर्स में लिखा गया है। वर्स मतलब कविता में लिखा गया है। while the later part of the inscription is prose, यानी कि वो गद्य में लिखा गया है। ये पद्य होता है, ये गद्य होता है। गद्य मतलब पैराग्राफ में लिखा गया है, और वर्स मतलब पद्य मतलब पोएट्री में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गई बात ये। It throws light on the coronation of Samudragupta, his conquests in all directions and his personality. Wow! इसमें क्या है कि ये जो है समुद्रगुप्त की जितनी भी विजय हुई, और हर एक दिशा में उनकी विजय के बारे में और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ये पिलर हमें बताता है। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन हमें उनके बारे में बताता है। देयर इज अ लॉन्ग सेंटेंस रनिंग इनटू 33 लाइन्स। एक लंबा सा सेंटेंस लिखा हुआ है जो चले जा रहा है 33 लाइन्स में, मतलब वो फिनिश ही नहीं हो रहा, एक लॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, 33 लाइन्स का एक सेंटेंस बनाया गया है। द कंटेंट ऑफ 7th 8th लाइन, अच्छा, जो इस कंटेंट में जो 7th और 8th लाइन है, वो क्या अनाउंस करती है? अनाउंसमेंट ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट एट द कोर्ट that समुद्रगुप्त will be his successor। तो अनाउंसमेंट किस बात की हो रही है? चंद्रगुप्त फर्स्ट जो अपने कोर्ट में बैठे हैं और इस बात में की अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मेरा जो सक्सेसर होगा, यानी आगे मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, वो समुद्रगुप्त होगा। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को आगे बैठा दिया। ठीक, जेलसी फेल्ट बाय तुल्य कुलाजास, ठीक है, तुल्य कुलाजास ड्यू टू कोरोनेशन ऑफ समुद्रगुप्त। अब ये जो तुल्य कुलाजास थे, इनको समुद्रगुप्त के सिंहासन पे चढ़ने की वजह से बहुत जेलस फील हो रही है। कंटेंट ये 7th और 8th लाइन में बताया गया है। फिर कंटेंट ऑफ 13th लाइन, 13th लाइन में क्या बताया गया है? विक्ट्री ओवर अच्युत एंड नागसेन। अच्युत और नागसेन, इसके ऊपर जो विक्ट्री की किसने की? एनेक्सेशन ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का एनेक्सेशन किया गया, मतलब पाटलिपुत्र को राज्य में मिला लिया गया। कंटेंट ऑफ 17th एंड 18th लाइन, अच्छा, अब 17th 18th लाइन में क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड एज वन whose only ally was valor parakrama through the might of his own arm, whose body is covered with scar mark caused by various weapons. Wow.
ठीक है, क्या कह रहे हैं वो कि कंटेंट ऑफ 17th 18th लाइन में समुद्रगुप्ता डिस्क्राइब्ड एज वन whose only ally was वेलोर, पराक्रम, whose only ally was through the might of his own arm। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इनकी जो ये समुद्रगुप्त कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं, समुद्रगुप्त के बारे में क्या बताया गया है कि वन whose only ally was वेलोर, जिनका केवल एक ही साथी था, एक ही दोस्त था। एलीज होते हैं ना, एलीज मतलब संधि की जाती है, सहायक संधि, तो एली होती है, तो एली मतलब जो है दोस्त। तो वन whose only ally was वेलोर, जिनका एक ही साथी था, वो था उनका खुद का पराक्रम। देखिए, खुद का वेलोर, खुद का साहस, खुद का पराक्रम। थ्रू द माइट ऑफ हिज ओन आर्म, यानी वो किससे, अपनी ही भुजाओं द्वारा, अपनी ही आर्म के द्वारा की शक्ति द्वारा, यानी उनके पास एक ही उनका साथी था, खुद की भुजाएं, जिसपे वो विश्वास करते थे। हुज बॉडी इज कवर्ड विद स्कार मार्क्स, जिनकी पूरी बॉडी पे स्कार्स और मार्क्स के निशान बने हुए थे, मतलब लड़ने से जो निशान आ जाते हैं, कभी तलवार के, कभी तीर के, तो पूरी बॉडी पे उनके ये यही सब निशान थे। कॉज बाय वेरियस वेपन्स, अलग अलग वेपन्स की वजह से वो बने थे, यानी कि इतने युद्ध उन्होंने लड़े थे और हर युद्ध जीता भी था। ठीक है, कंटेंट ऑफ 19th 20th लाइन क्या कहती है, विक्ट्री ओवर 12 रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ यानी नीचे साउथ के जो 12 रूलर्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी। कंटेंट ऑफ 21st लाइन, अब 21st लाइन में क्या कह रहे हैं, डिफीटिंग ऑफ 9 रूलर्स ऑफ नाग डायनेस्टी एट कोशाम्बी। कोशाम्बी के नाग डायनेस्टी के 9 रूलर्स को उन्होंने हराया। ठीक है, कंटेंट ऑफ 22nd लाइन क्या कहती है, विक्ट्री ओवर अताविक सबऑर्डिनेशन एक्सेप्टेड बाय 5 स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन। अब ईस्टर्न बॉर्डर मतलब यही इस साइड जो असम वसम है, उस साइड में उन्होंने क्या किया, विक्ट्री ओवर अताविक, अताविक के ऊपर उनकी विक्ट्री हुई और सबऑर्डिनेशन एक्सेप्टेड बाय 5 स्टेट। फिर वहां पे 5 स्टेट्स ने, ईस्टर्न बॉर्डर के जो एरिया था, वहां पे 5 स्टेट ने खुद ही फिर उनकी अधीन होना स्वीकार कर लिया कि हमें आपकी जो है, हम आपके सबऑर्डिनेट बन के रहेंगे, अधीन होके रहेंगे। कंटेंट ऑफ 24th लाइन, 24th लाइन में क्या कह रहे हैं, सबऑर्डिनेशन एक्सेप्टेड बाय किदर कुशान रूलर देवपुत्र शाही शाहानु शशि। ठीक है, अब इनका सबऑर्डिनेशन और किसने एक्सेप्ट किया, किदर कुशान रूलर देवपुत्र शाही शाहानुशाही। ठीक है, इन्होंने शाहानुशाही मतलब शहनशाही, इन्होंने भी इनका स्वीकार कर लिया कि दास्ता स्वीकार कर ली, वॉट एवर उनके शरण में ही रहेंगे। सका रूलर रुद्रसेन थर्ड, जो रुद्रसेन थर्ड थे, सक रूलर, उन्होंने भी सक रूलर रुद्रसेन थर्ड, सक मुरुंद रूलर और सिन्हाली श्रीलंका किंग, मेघवर्णा जावा सुमात्रा एंड मलय आइलैंड। ऑलराइट, तो ये उनका कितने कितने लोगों ने उनका सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया, किदर कुशान रूलर देवपुत्र शाही शाहानुशाही, सक रूलर रुद्रसेन थर्ड, सका मुरुंद रूलर, सिन्हाली श्रीलंका किंग, मेघवर्ण, जावा सुमात्रा एंड मलय आइलैंड। इतने लोगों ने उनका सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया था। ठीक, तो सोचो कि कितने लोगों को उन्होंने हराया और इतनी लड़ाइयां लड़ी, तो स्कार्स तो पूरी बॉडी पे उनके होने ही थे। और यही समुद्रगुप्त गुप्तास प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। 33 लाइंस की ये जो एक स्टेंजा है, उसमें अलग अलग लाइंस में उनकी वेरियस वो बताई गई हैं विजय। ठीक है, अब चंद्रगुप्त जो थे, देखिए चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है समुद्र पे, इसलिए ज्वार भाटा आता है, इसलिए चंद्रमा से चंद्रगुप्त फर्स्ट थे और उनका प्रभाव समुद्र पे था, यानी प्रभाव जिस पे रहता है वो बेटा ही हो सकता है, तो समुद्रगुप्त उनके बेटे थे। यहाँ से आपको याद हो गया एक फैक्ट कि चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे, समुद्रगुप्त। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। कंटेंट ऑफ 27th लाइन क्या है, समुद्रगुप्ता डिस्क्राइब्ड एज कविराज। समुद्रगुप्त क्या है,
कविराज थे। कविराज क्यों थे? क्योंकि चंद्रमा और समुद्र की लहरें, इन सब पे कवि लोग लिखते हैं तो समुद्रगुप्त के ऊपर भी वो इम्पैक्ट था कि वो अपने आप को कविराज कहते थे, क्योंकि वो एक कवि थे। बिकॉज ही वॉज सो एक्सपर्ट इन म्यूजिक दैट नारद एंड तुम्बरु वर अशेम्ड। ऐसा कहा जाता है कि भाई नारद और तुम्बरु भी अशेम्ड फील करें, इतना वो म्यूजिक में एक्सपर्ट थे। ठीक है। कंटेंट ऑफ 28 लाइन में वो ये कहते हैं कि समुद्रगुप्ता डिस्क्राइब्ड एज पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स। अब भाई जो खुद कविराज होगा और इतना बड़ा विजेता होगा, वो विद्वानों को तो अपनी शरण में जरूर रखेगा, उनको अपने राज्य में स्थान देगा। तो कंटेंट ऑफ 30th लाइन में क्या है? समुद्रगुप्ता डिस्क्राइब्ड एज लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है इनको, महाराजाधिराज कहा जाता है, अवतार इनकारनेशन ऑफ विष्णु कहा जाता है, प्राचीर वॉल बाउंड विद द धर्मा। प्राचीर, प्राचीर मतलब होता है वॉल, ठीक है, बाउंड विद धर्मा रिलीजन, मतलब ऐसी जो ये दीवार कहे जाते थे जो धर्म की दीवार है। ठीक है, ये सारे वर्ड सुनकर नाम के आगे लगते थे। तो ये समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में आपने ये पढ़ा। आगे क्या है? समुद्रगुप्ता's एरन इंस्क्रिप्शन। इन दिस इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड सर्वराजोच्छेता। सर्वराजोच्छेता मतलब क्या होता है? अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, मतलब सारे किंग्स को उसने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो इस इंस्क्रिप्शन में कौन थे? एरन इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि ये सर्वराजोच्छेता वर्ड लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन ही वॉज मैरिड विद दत्ता देवी। तो उनकी शादी इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दत्ता देवी से हुई थी। इट स्टेट्स दैट एरिकनी i.e. ईरान वॉज एरन वॉज हिज स्वभोग नगर i.e. पर्सनल जागीर। ठीक है, तो जो अरिकनी है यानी कि जो एरन, यही एरन इंस्क्रिप्शन, ये कहा जाता है कि ये उनका स्वभोग नगर था, मतलब अपनी पर्सनल उनकी जागीर थी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये देश की संपत्ति नहीं थी, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, इसीलिए स्वभोग नगर लिखा गया है। समुद्रगुप्ता's नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। समुद्रगुप्त की नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में क्या है? इट इज फाउंड फ्रॉम अ विहार i.e. मोनेस्ट्री। एक मोनेस्ट्री से ये मिली थी इन नालंदा ऑफ बिहार स्टेट, बिहार स्टेट के नालंदा से, इसीलिए इसको नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहा गया है। इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी लिखी गई थी। दिस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ डोनेटिव नेचर। ठीक है, दिस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ डोनेटिव नेचर कंटेन्स द कंडीशंस ऑन विच, अच्छा ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये डोनेटिव नेचर की है, मतलब डोनेट की हुई लगती है। क्या कंटेन करती है? कंटेन द कंडीशंस ऑन विच, क्या कंडीशन इसमें लिखी गई है? अग्रहर, अग्रहर का क्या हुआ? अग्रहर i.e. लैंड ग्रांट। देखिए अग्रहर मतलब लैंड, जमीन दो है देना, इसीलिए लिखा गया डोनेटिव टाइप है कि इसमें लैंड ग्रांट जो दी गई है, जमीन भूमि दी गई है, किसको दी गई? हैड बीन गिवन टू ब्राह्मणास बाय द डोनर। तो दान जो दाता है उसके द्वारा ब्राह्मणों को जो जमीन दी गई है उसके बारे में ये बताता है। इट कंटेन्स गुप्ता जीनोलॉजी। गुप्ता की जीनोलॉजी के बारे में ये बताया जाता है, फ्रॉम श्री गुप्त टू समुद्रगुप्त। ठीक है, जीनोलॉजी आपको मालूम ही है, वंशानुवली होती है, जिसमें सारे एक के बाद एक बताया जाता है, पहले ये राजा बैठा फिर ये राजा बैठा, तो उसी में ही ये श्री गुप्त से लेके समुद्रगुप्त तक पूरी गुप्ता डायनेस्टी बताई गई है। गुप्ता लोगों की डायनेस्टी श्रीगुप्त से शुरू होता है और समुद्रगुप्त पे तक चला है। समुद्रगुप्ता's गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इनकी गया कॉपर प्लेट में क्या लिखा है? इट इज फाउंड फ्रॉम गया ऑफ बिहार स्टेट। बिहार स्टेट के गया से ये इंस्क्रिप्शन मिली है। द कंटेंट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज सिमिलर टू द कंटेंट ऑफ हिज नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। और दोनों के ही, नालंदा के और गया के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की तरह ही ये बात दोनों में सेम लिखी गई है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं दोनों डोनेटिव टाइप की हैं। चंद्रगुप्ता सेकंड उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। अब चंद्रगुप्ता सेकंड आए जो, उनकी उदयगिरी की इंस्क्रिप्शन। इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन 2 caves। अच्छा, इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन 2 caves एट उदयगिरी हिल्स नियर विदिशा ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश के विदिशा के उदयगिरी हिल्स की केव्स में, 2 caves में
ये इंस्क्राइब्ड हमें मिली हैं। द फर्स्ट केव वॉज एनकार्व्ड बाय अ फ्यूडेटरी बिलोंगिंग टू संकनिक रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, फर्स्ट केव में क्या अनकाव किया गया है, जो चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में संकानिक थे, ठीक है, उनकी फ्यूडेटरी के बारे में ये बताया गया है। एंड द सेकंड केव बाय वीर सेन शाब संधि विग्रहिक। ठीक है, संधि विग्रहिक। सेकंड केव में क्या बताया गया है, वीर सेन शाब संधि विग्रहिक। इंस्क्रिप्शन थ्रोज लाइट ऑन विक्ट्री ओवर वेस्टर्न रीजन बाय चंद्रगुप्त सेकंड। साथ में ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि वेस्टर्न रीजन में चंद्रगुप्त सेकंड की विक्ट्री कैसे हुई। ठीक है, तो ये जो उदयगिरी का इंस्क्रिप्शन है क्या बताता है, द फर्स्ट केव वाज एनकार्व्ड बाय अ फ्यूडेटरी बिलोंगिंग टू संकानिक रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। यानी चंद्रगुप्त सेकंड के संकानिक रीजन की जो सामंती के बारे में ये बताता है। ठीक है, कि इस एरिया में इनका राज था। अब चंद्रास मेहरौली दिल्ली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। अब मेहरौली पिलर चंद्रास का बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कंसर्न विद द किंग नेम्ड चंद्रा आइडेंटिफाइड एज गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड बाय स्कॉलर्स मोस्टली। तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो चंद्रगुप्त सेकंड को ही चंद्र मानते हैं, तो उन्हीं के नाम से ये मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है और इन्हीं के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में क्या है, इट इज फाउंड फ्रॉम दामोदरपुर इन दीनजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न बंगाल। नॉर्दर्न बंगाल के दीनजपुर डिस्ट्रिक्ट के दामोदरपुर में ये पाई गई है। इट इज रिटन इन संस्कृत एंड ब्राह्मी लैंग्वेज। संस्कृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। संस्कृत लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट का क्या है, ब्राह्मी है। ठीक है, द इंस्क्रिप्शन कन्फर्म्स that northern Bengal was a part of कुमारगुप्त फर्स्ट एम्पायर। ये इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताता है कि नॉर्दर्न बंगाल जो है वो कुमारगुप्त फर्स्ट के एम्पायर में आता था। इट थ्रोज लाइट ऑन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कैसा था और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, इसके बारे में भी ये बताते हैं। कुमार गुप्ता फर्स्ट मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन। इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ स्टोन पीस ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट सिवाना रिवर इन मंदसौर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंदसौर के सिवाना रिवर के किनारे एक स्टोन पीस के ऊपर ये इंस्क्राइब्ड किया गया है, क्या, कुमार गुप्ता फर्स्ट मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इट थ्रोज लाइट ऑन डिक्लाइन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन लेटर गुप्ता पीरियड। बाद के जो गुप्ता आए उस पीरियड में क्या हुआ, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि गुप्ता काल में ही हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो अब लेटर गुप्ता जब आए तो क्या होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में। दिस इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स दैट अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स माइग्रेटेड फ्रॉम लात southern Gujarat to Dashpur, Mandsaur ड्यू टू द डिक्लाइन इन सिल्क इंडस्ट्री। देखिए, पहले ये जो आज भी कपड़े की इंडस्ट्री सारी गुजरात में ही है, तो लेकिन वहां उस समय क्या हुआ कि ये इंस्क्रिप्शन हमें ये डिस्क्राइब करता है कि जो सदर्न गुजरात के लात से सिल्क वीवर्स माइग्रेट कर गए। गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स मतलब इनका पूरा एक समूह जो था सिल्क वीवर्स का, वो माइग्रेट कर गया किधर की ओर, दाशपुर मंदसौर की ओर। किस वजह से, क्योंकि यहाँ लात साधन गुजरात में ये सिल्क इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, खत्म हो रही थी, इसलिए दे सेटल्ड इन दासपुर they settled in Dashpur, Mandsaur and constructed there a temple dedicated to god Surya, i.e. the sun। अच्छा, ये सारे लोग फिर कहाँ आ गए, ये गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स यहाँ पे आ गए दाशपुर में, और दाशपुर में सेटल हो गए मंदसौर में, और साथ में इन्होंने एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया जो भगवान सूर्य को समर्पित था। ठीक है, स्कंद गुप्तास गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन।
अब इट थ्रोज लाइट ऑन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रांतीय जो व्यवस्था थी शासन की, उसके ऊपर ये बताता है क्या था। इट डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट ऑफ गोप्त आई प्रोविंशियल गवर्नर, मतलब ये डिस्क्राइब करता है कि प्रोविंस का एक गवर्नर हुआ करता था जिसको गोप्त नाम से उस समय पुकारा जाता था। एंड द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल गोप्त, और एक आइडियल गोप्त कैसा होता है उसकी क्वालिटीज बताना। ये आइडियल क्वालिटीज हमारे लिए भी हैं क्योंकि हम ही लोगों ने आगे चल के बड़े बड़े पदों को संभालना है, और आइडियल क्वालिटीज हमें भी अपने भीतर लानी होंगी। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट द एम्बैंकमेंट ऑफ सुदर्शन लेक वाज डैमेज्ड once again and it was repaired by Chakrapalita, the Purapati, i.e. head of the city of Girnar city, and son of the Pranadatta, the Gopt of Saurashtra। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि इट कंटेन, इनका इंफॉर्मेशन इसमें क्या है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। वही देखिए, जूनागढ़ आएगा तो सुदर्शन लेक तो आएगी आएगी। तो सुदर्शन लेक का जो किनारा था वो एक बार फिर डैमेज हो गया, और डैमेज होने के कारण उनको उसको रिपेयर कराना पड़ा। किसने रिपेयर कराया? चक्रपलिता ने, यानी कि पुरापति, यानी कि हेड ऑफ सिटी। पुर मतलब होता है सिटी और पति मतलब उसका हेड, तो हेड ऑफ द सिटी चक्रपलिता ने करवाया गिरनार सिटी के। ठीक है, गिरनार सिटी के हेड समझ लीजिए, उन्होंने ये रिपेयर कराई। और किसने रिपेयर कराई? एंड सन ऑफ प्राणदत्ता द गोप्त ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का गोप्त जो था यानी कि प्रोविंशियल गवर्नर जो था, उसने, प्राणदत्त ने भी साथ दिया था इसमें। इन दिस इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त इज डिस्क्राइब्ड एज, कुमार गुप्त कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं? कल्याणकारी राजा, कल्याणकारी राजा, बेनोवोलेंट किंग। एंड चक्रपलिता एज आदर्श नगर रक्षक, ठीक है, आइडियल सिटी प्रोटेक्टर। तो इस इंस्क्रिप्शन में कुमार गुप्ता के बारे में क्या बताया गया? कुमार गुप्ता के बारे में इस तरह से वर्णन किया गया है कि वो एक कल्याणकारी राजा थे, यानी कि बेनोवोलेंट किंग थे, यानी कि बहुत परोपकारी राजा थे। वो परोपकार करते रहते थे, दूसरों का भलाई करते रहते थे। और जो चक्रपलिता है एज आदर्श नगर रक्षक, चक्रपलिता जो है वो आइडियल सिटी प्रोटेक्टर थे, यानी कि एक नगर को, एक शहर को आदर्श तरीके से वो बचा कर, संभाल कर अपनी शरण में उन्होंने रखा हुआ था और चला रहे थे। ठीक है, स्कंद गुप्ताज भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, स्कंद गुप्ता का ये भीतरी पिलर का इंस्क्रिप्शन है। इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ पिलर विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द भीतरी विलेज इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतरी विलेज के बाहर ये पिलर जो है इंस्क्राइब्ड हुआ हमें मिला है। इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इट डिस्क्राइब्स द इरेक्शन ऑफ पिलर, the construction of a temple in which the statue of Bhagwan Shangi, i.e. God Vishnu, was established, and donation of revenue received from Bhitri village for the expenses of temple by Skandgupta। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि इस जो ये पिलर जो ये खड़ा हुआ है, इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है? इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि इट डिस्क्राइब द इरेक्शन ऑफ पिलर, ये डिस्क्राइब बताता है कि ये पिलर कैसे खड़ा किया गया। क्यों? द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल, एक टेम्पल बनाया गया जो कि भगवान श्रृंगी को, यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित था, और उसकी स्थापना की गई। और डोनेशन ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम भीतरी विलेज फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ टेम्पल बाय स्कंदगुप्त। तो जो ये भीतरी विलेज के रेवेन्यू रिसीव होते थे, ठीक है, तो उसको एज अ डोनेशन स्कंदगुप्त दे देता था इस टेम्पल को चलाने के लिए। ठीक है, इट कंटेन्स द गुप्ता जीनोलॉजी, और वही गुप्ता की जीनोलॉजी के बारे में बताया गया है, श्री गुप्त से लेके स्कंदगुप्त तक। इट मेंशंस द इन्वेजन्स ऑफ हून्स, हून्स के बारे में भी ये बताता है कि उन्होंने कभी इस गुप्ता पीरियड में आक्रमण किया था। स्कंदगुप्ताज इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में क्या बता रहे हैं? इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सौर संप्रदाय, i.e. कम्युनिटी कंसर्न विद द सन। तो सन की जो कम्युनिटी है सारी, यानी कि सौर संप्रदाय, सूर्य का संप्रदाय के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। तालिका श्रेणी, तालिका श्रेणी में क्या है? i.e. गिल्ड ऑफ ऑयल मिलर्स। अच्छा, तैलिका श्रेणी है, तैलिका श्रेणी मतलब तेल
ऑयल मिलर्स का जो संघ था या श्रेणी थी उनके बारे में बताता है, दैट वर्क लाइक अ बैंक एंड, अच्छा वो एक बैंक की तरह काम करते थे, आज के बैंक की तरह काम करते थे, एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नेम्ड अंतर अंतर्वेदी एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटर शारवंगा। ठीक है, तो वो एक बैंक की तरह काम करते थे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह काम करते थे जिसका नाम था अंतर्वेदी, और देयर एडमिनिस्ट्रेटर शारावंगा, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर था उनको चलाने वाला वो शारावंगा था। भानुगुप्ताज एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन, एरन में फिर आ गया एक भानुगुप्ता का इंस्क्रिप्शन, क्योंकि सेम जगह पे कुछ हो रहा होता है तो वो जगह फेमस हो जाती है, फिर बार बार हर राजा उसी जगह पे कुछ न कुछ कराना चाहता है। इट इज फाउंड फ्रॉम एरन इन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट के एरन एरिया में प्राप्त होती है। इट डिस्क्राइब द बैटल बिटवीन भानुगुप्त एंड हूण, भानुगुप्त और हूण के बीच में जो लड़ाई हुई उसके बारे में बताता है। हूण इन्वेडर तोरमना, हूण इन्वेडर जो तोरमना था और भानुगुप्त उनके बीच की लड़ाई के बारे में बताता है। गोप राज अ फ्यूडेटरी ऑफ भानुगुप्त, भानुगुप्त वॉज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल। तो क्या हुआ, जो भानुगुप्त था उनका जो एक सामंत था गोपराज, ठीक है, उस वो एक युद्ध में मारा गया, इस युद्ध में जो भानुगुप्त और हुमस के बीच में हुआ। एंड हिज वाइफ एंटर द मास ऑफ फायर फ्यूनरल पायर, और उनकी जो वाइफ थी वो क्या हुआ, वो फ्यूनरल पायर में, मतलब उनके पति की जो चिता थी उसी के साथ वो भी जल गई। हिज वाइफ एंटर द मास ऑफ फायर, फायर का जो पूरा जलाई जाती है उसमें वो उनकी पायर उनकी चिता के साथ वो भी जल गई। दिस इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती प्रथा, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है सबसे पहला जो बताता है सती प्रथा के बारे में। क्योंकि अभी तक सती प्रथा हम लोग ने लिटरेरी सोर्सेस में पढ़ी थी कि हाँ कोई जौहर कर देती थी, कोई सती प्रथा की शिकार हो जाती थी, लेकिन यहाँ अब हमें सबसे पहला ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, ठीक है, एरन स्टोन में। तो ये सती प्रथा क्या है, i.e. द कस्टम ऑफ इमोलेशन ऑफ अ विडो आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अगर उसका हस्बैंड मर जाए तो वो विडो जो हो जाती है वो जिंदा जलाई जाती है, इमोलेशन किया जाता है उसका, ठीक है, यही सती प्रथा है। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में ऐसी प्रथा थी। क्यों थी, आई कांट अंडरस्टैंड, बट आज नहीं है, ये अच्छी बात है। तोरमनास एरन वारा स्टैचू इंस्क्रिप्शन, अब तोरमनास, यही तोरमना थे ना, ये तोरमना कौन था, ये हून इन्वेडर, उसी तरह से अब तोरमना का एरन वारा स्टैचू इंस्क्रिप्शन है। इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ स्टैचू ऑफ वारा फाउंड फ्रॉम एरन सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल, अच्छा ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सागर डिस्ट्रिक्ट के एरन में, मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट के एरन में ये वाराह की स्टैचू में इंस्क्राइब की गई है, हमें मिली है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, ये पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में बताती है। एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ हून रूलर त्रोमना, ठीक है, तोरमना के जो रिलीजियस इंटरेस्ट कैसे थे और वो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या क्या हुए उसके बारे में ये बताती है। भानुगुप्ता's एरन वारा स्टैचू इंस्क्रिप्शन, अब भानुगुप्ता का भी हमें वापस एरन वारा स्टैचू इंस्क्रिप्शन मिलता है। इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ स्टैचू ऑफ वारा, अगेन वही फाउंड फ्रॉम एरन सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इट डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल अचीवमेंट्स एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ हून रूलर त्रोमना। दोनों में एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है, दोनों में एक ही बात बताइए कि हूण रूलर तोरमना के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स और रिलीजियस इंटरेस्ट क्या थे। अब लेटर इंस्क्रिप्शंस क्या आते हैं, लेटर इंस्क्रिप्शंस है हर्षवर्धनाज बंसखेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, हर्षवर्धनाज की बंसखेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ बताया गया। इट इज फाउंड इन बंसखेरा इन शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में जो बंसखेरा है वहां पर ये पाया गया है। इट थ्रोज लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के बारे में इसमें बताया गया है। इट गिव्स अकाउंट ऑफ द डोनेशन ऑफ टैक्स फ्री विलेज, नेमली इट गिव्स अकाउंट ऑफ द डोनेशन
of tax-free village, namely market, वैश्य, अंगदिया, भुक्ति, अहिचोत्र to two Brahmans by हर्षवर्धन। ठीक है। तो इट गिव्स अकाउंट ऑफ द डोनेशन ऑफ टैक्स प्रिविलेज। ठीक है। तो ये क्या बताता है कि हर्षवर्धन ने 2 ब्राह्मणों को डोनेशन दी, किसकी? टैक्स फ्री विलेजेस की, यानी कि विलेज तो दिए ही दिए, साथ में उसको टैक्स फ्री भी कर दिया। ऐसी भारी डोनेशन हर्षवर्धन जी ने 2 ब्राह्मणों को दी। तो नेमली मरकट, ये टैक्स फ्री विलेज नेमली मरकट थे, मरकट उसका नाम था विलेज का। वैश्य, अंगदीय, भुक्ति, अची, अहिचोत्र। ठीक है। तो गांवों का नाम क्या था? वैश्य, अंगदीय और भुक्ति, अहिचोत्र। फिर क्या हुआ? इट कंटेन्स the replica of signature of हर्षवर्धना that clarifies that he was a good calligraphist। तो जो हर्षवर्धन के साइन थे, सिग्नेचर, ठीक है, उसकी रेप्लिका यानी कि उसका एक नमूना, ठीक है, उसकी रेप्लिका को उन्होंने इसमें उकेरा है। दैट क्लैरिफाइज दैट ही वाज अ गुड कैलीग्राफिस्ट। तो वो ये भी बताते हैं कि वो एक अच्छे कैलीग्राफिस्ट थे। कैलीग्राफिस्ट होता है एक वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करते हुए लिखना। ठीक है। तो ये कैलीग्राफी कहलाता है। यशोधर्मनाज मंदसौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय मालवा रूलर यशोधर्मना। यशोधर्मन जो मालवा के रूलर थे, उनके द्वारा ये इंस्क्राइब कराया गया था, मतलब चिन्हित, मतलब इस पे सारे वर्ड्स अंकित करवाए गए थे। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन ही डिफीटेड हून रूलर मेहरकुल एंड एनेक्स्ड मालवा। इनके अकॉर्डिंग ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें लिखा है कि मेहरकुल जो हून रूलर था उसको इन्होंने हरा दिया था। इन्होंने यशोधर्मन ने। तो ही डिफीटेड हून रूलर मेहरकुल एंड एनेक्स्ड मालवा। मालवा को, मेहरकुल को हराया और मालवा को अपने राज्य में मिला लिया। मिहिर भोजास ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन क्या कहता है? इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय प्रतिहार किंग मिहिर भोज। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय प्रतिहार किंग मेहर भोज। प्रतिहार राजा जो मेहर भोज थे, उन्होंने ये इंस्क्राइब कराया था। इन दिस इंस्क्रिप्शन मेहर भोज इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेट कंक्वेरर, कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड बेनिवोलेंट रूलर। इसमें ये बताते हैं कि मेहर भोज को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। वो एक ग्रेट कंक्वेरर थे, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा जगह पे विजय हासिल की, और कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कॉम्पिटेंट थे, मतलब दूसरों को टक्कर देते थे, एंड बेनेवोलेंट रूलर, और बड़े ही दयालु हृदय के रूलर थे। परमार्थ भोजा धरा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। इट थ्रोज लाइट ऑन पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ भोज ऑफ परमार डायनेस्टी। तो क्या है कि परमार डायनेस्टी के जो भोज थे, उनकी पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में ये बताता है। विजय सेन्स देव Para प्रशस्ति inscription. It describes the events that occurred during the reign of Vijay Sen, founder of Sen dynasty. Sen dynasty के जो विजय सेन रूलर थे, उनके टाइम पे जो भी इवेंट्स हुए उनके बारे में ये बताता है। ठीक है। अभी तक हमने नॉर्थ इंडिया के सारे पढ़े इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। अब हम साउथ इंडिया के इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। पुलकेशिन सेकंड एहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। पुलकेशिन सेकंड के एहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में क्या है? इट इज इंस्क्राइब्ड इन विष्णु टेम्पल एट एहोल इन बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका के बगलकोट डिस्ट्रिक्ट के एहोल में विष्णु टेम्पल ये पाया गया। वहां पे ये प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है। इट इज एन यूलॉजी। देखिए यूलॉजी क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है। इट इज एन यूलॉजी एंड रिटन बाय द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन सेकंड एंड जैन फॉलोअर रवि कृति। ठीक है। तो ये जो पुलकेशिन सेकंड थे ना, उनके जो दरबारी कवि थे वो जैन फॉलोअर भी थे, और उनका नाम था रवि कृति। उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा में ये पूरा लिखा इंस्क्रिप्शन। ठीक है। तो इस इंस्क्रिप्शन में तो भाई पुलकेशिन द्वितीय जी की तारीफों के पुल बने हुए हैं। इट थ्रोज लाइट ऑन द सक्सेस ऑफ पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड की सक्सेस के बारे में बताया है। चालुक्य रूलर ऑफ वातापी बादामी, वो वातापी और बादामी के चालुक्य रूलर थे पुलकेशिन सेकंड, उनके बारे में बताया गया है। दिस इंस्क्रिप्शन बिगिंस विद एन
invocation. This inscription begins with an invocation to Jinendra, lord of the Jinas. According to this inscription begins with an invocation to Jinendra. जिनेंद्र के साथ जो उनकी इन्वोकेशन है उसके बारे में ये बताता है इंस्क्रिप्शन. अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धना. इस इंस्क्रिप्शन के तहत पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया था ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, नर्मदा के किनारे, एंड चेक्ड हर्षास कैंपेन टू कन्क्वेयर डेक्कन. और इस तरह से हर्ष का जो कैंपेन चल रहा था, विजय अभियान चल रहा था डेक्कन को जीतने का, उसको उन्होंने रोक दिया. ऑन दिस ओकेजन पुलकेशिन सेकंड टुक अप द टाइटल परमेश्वर. वाह. तो इस ओकेजन पे पुलकेशिन सेकंड जी ने अपने आप को परमेश्वर का टाइटल दिया. परमेश्वर यानी भगवान. इन दिस इंस्क्रिप्शन रवि कृति डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द इक्वल ऑफ कालिदास एंड भास. रवि कृति इस इंस्क्रिप्शन में अपने आप को क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? कालिदास के बराबर डिस्क्राइब कर रहे हैं और भास के बराबर डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो क्योंकि कालिदास उस समय के महान कवि कहे जाते थे, तो अपने आप को उनके बराबर वो तुलना कर रहे हैं. ठीक है. तो इन दिस उन्होंने कालिदास के बराबर बताया. अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन द महाभारता वॉर वॉज फॉट इन 3101 BC. तो इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 3101 BC के सन में ये उनका युद्ध हुआ था. ठीक है. तो क्या बता रहे हैं? छोटा मोटा इन्होंने ये बताया है कि पुलकेशिन जो सेकंड है एहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में विष्णु टेम्पल में ये प्रशस्ति है और इसमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, उसी की तारीफें की गई हैं, उनकी विजय की बारे में बताया गया है. और दिस इंस्क्रिप्शन बिगिंस विद एन इन्वोकेशन ऑफ जिनेंद्र यानी कि लॉर्ड ऑफ जीनास. तो इन्वोकेशन मतलब होता है आवाहन करना. आवाहन करना मतलब कुछ शुरुआत करने से पहले भगवान को बुलाना. ठीक है. तो द इंस्क्रिप्शन बिगिंस विद एन इन्वोकेशन ऑफ जिनेंद्र लॉर्ड ऑफ जिनास. जो जिनास के लॉर्ड थे जिनेंद्र भगवान, उनके आवाहन से ये प्रशस्ति पत्र शुरू होता है. और इसमें फिर क्या कहते हैं? पुलकेशिन सेकंड की जो हर्षवर्धन को उन्होंने हराया उसके बारे में सारी जानकारी है. और परमेश्वर अपने आप को उन्होंने कहा और रवि कृति ने अपने आप को कालिदास और भास के रूप में कहा. और महाभारत के बारे में बताया कि 3101 में ये हुई थी. तो नरसिंह वर्मनास मालिकार्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन, इसमें क्या कह रहे हैं? It contains the conquest of Pallava ruler नरसिंह वर्मन over चालुक्य रूलर ऑफ बादामी पुलकेशिन सेकंड. लीजिए अब इसमें क्या है कि चालुक्य रूलर ऑफ बादामी जो पुलकेशिन सेकंड थे वो इट कंटेन द कंक्वेस्ट ऑफ पल्लव रूलर. तो पल्लव रूलर जो नरसिंह वर्मन थे उनकी जीत इसमें बताई गई. मतलब अभी ये पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को रोका और पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन जी ने हरा दिया. ठीक है. ऑन दिस ओकेजन नरसिंह वर्मन टुक अप द टाइटल ऑफ महामल्ला. जब कोई हराता है किसी को तो फिर टाइटल लेता है. टाइटल इन्होंने लिया महामल्ला का. ठीक है. Danti Durg's Ellora cave inscription. It is inscribed in the Dashavatara temple of Ellora. Ellora के दशावतार टेम्पल में ये इंस्क्रिप्शन है. ठीक है. तो it describes the conquest of Rashtrakuta ruler Dantidurg over Kaling. अच्छा, it describes the conquest of Rashtrakuta ruler Dantidurg over Kaling. कौशल, कांची, मालवा, लाट, टैंक एक्सेट्रा. अच्छा, तो जो राष्ट्रकूट के रूलर दंती दुर्ग थे उनकी जो विजय थी कहाँ कहाँ हुई थी? कलिंग पे, कौशल पे, कांची पे, मालवा पे, लाट पे और टैंक पे. तो उसके बारे में ये सारी जानकारी है. राजा राज से तंजौर इंस्क्रिप्शन क्या कहता है? इट थ्रोज लाइट ऑन द सक्सेस ऑफ चोला किंग. चोला किंग की जो सक्सेस हुई उनके बारे में बताते हैं. चोला किंग जो राजा राज है उनके बारे में. नोट, राजा राज वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ इंस्क्रिप्शन. बिगिन विद हिस्टोरिकल प्रीफेस इंट्रोडक्शन. राइट. Raja Raj was the first Indian king who conceived the idea of inscription. Begin with historical preface introduction. Historical introduction. तो जो ये राजा हैं इन्होंने ये पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने ये आइडिया अपनाया था इंस्क्रिप्शंस का, जो कि बिगिन विद हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन के हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरुआत होती है इसकी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन राजा राज डिफीटेड चेरा इन द बैटल ऑफ कंदलूर. इस इंस्क्रिप्शन के तहत
जो राजा राज हैं उन्होंने कंदलूर के बैटल में चेर्स को हराया था। ही एनेक्स्ड नॉर्दर्न श्रीलंका, उन्होंने नॉर्दर्न श्रीलंका को भी अपने राज्य में मिला लिया था। राजेंद्र फर्स्ट, Rajendra first Tiruvalangar copper inscription. It describes the victories of Chola ruler Rajendra first. तो चोल रूलर जो राजेंद्र फर्स्ट है उनकी विक्ट्रीज के बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, राजेंद्र फर्स्ट डिफीटेड सुमात्रा रूलर विजयोतुंग वर्मन। तो सुमात्रा के जो रूलर थे विजयोतुंग वर्मन, उनको कितने हराया था? राजेंद्र फर्स्ट ने हराया था। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ चोलास। चोलास का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उत्तर मिरोर इंस्क्रिप्शन ऑफ परंतका टाइम। इट कंटेन द डिटेल्स अबाउट लोकल गवर्नमेंट प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द चोला पीरियड। चोल के पीरियड्स में जो लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती थी उसकी सारी डिटेल इस इंस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब सारे इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिए। एक बार इन सारे इंस्क्रिप्शन को हम लोग यहीं पे ही रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और कॉइन्स पढ़ेंगे। तो अभी इससे पहले के इंस्क्रिप्शन जो थे वो नॉर्थ इंडिया के चल रहे थे और अशोक के टाइम के चल रहे थे। फिर हमारे पास गुप्ता पीरियड के टाइम के अशोक के और आफ्टर अशोक के आए। अब गुप्ता पीरियड के इस क्लास में आपको बताए गए हैं। तो समुद्रगुप्तास प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन था हमारे पास। समुद्रगुप्त गुप्त काल के तो बस इन्हीं के वंश के आएंगे। समुद्रगुप्तास प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्तास एरन इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्तास नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्तास गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, चंद्रगुप्तास सेकंड उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, चंद्र मैरोली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, कुमार गुप्तास फर्स्ट दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कुमार गुप्त फर्स्ट मंदसौर इंस्क्रिप्शन, स्कंद गुप्त गिरनार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, स्कंद गुप्त भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, स्कंद गुप्तास इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, भानु गुप्ताज एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन, तोरमनाज एरन वारा स्टैचू इंस्क्रिप्शन, भानु गुप्ताज एरन वारा स्टैचू इंस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद लेटर इंस्क्रिप्शन आए, ये तो हो गए उस गुप्तास पीरियड के। फिर उसके बाद के इंस्क्रिप्शन आए जो गुप्ता पीरियड के बाद के हैं। तो उसमें हर्षवर्धनाज वंश खेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, यशोधर्मनाज मंदसौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, मेर भोजाज ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, परमार भोजाज धारा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, विजय सेन देव पारा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। फिर साउथ इंडियन के इंस्क्रिप्शन आ गए। नॉर्थ इंडिया के यहाँ तक खत्म हो जाते हैं। साउथ इंडिया में पुलकेशिन सेकंड एहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, नरसिंह वर्मन मल्लिकार्जुन टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन, दंती दुर्ग एलोरा केव इंस्क्रिप्शन, राजा राज तंजौर इंस्क्रिप्शन, राजेंद्र फर्स्ट तिरुवलंगर कॉपर इंस्क्रिप्शन, उत्तर मिरर इंस्क्रिप्शन ऑफ परंतका टाइम। ठीक है, इतने इंस्क्रिप्शन थे जिसमें से कुछ ही आते हैं जो पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, कॉइन्स, अब कॉइन्स पढ़ते हैं हम लोग। कॉइन्स कहाँ से पढ़ने हैं? कॉइन्स हेल्प अस अ ग्रेट डील टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो जो प्राचीन हमारी हिस्ट्री है एंशिएंट इंडिया की, उसके बारे में हमें काफी जानकारी कॉइन्स से मिलती है। दीज कॉइन्स कंफर्म, रिवाइज, चेंज और एक्सटेंड द फैक्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज। ये कॉइन्स क्या कंफर्म करते हैं? जो हमें लिटरेरी सोर्स में फैक्ट्स मिले हैं उसके बारे में ये कहीं ना कहीं बताते हैं, उनको फैक्ट्स को रिवाइज कर देते हैं या कभी कभी चेंज भी कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, और या फिर उसका एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन देते हैं कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स आर ऑफ वेरियस मेटल्स, अलग अलग मेटल्स के होते हैं। हम लोग ने बहुत सारे सिक्के वैसे ही पढ़ रखे हैं। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड अदर्स, इस तरह के सिक्के चला करते थे। फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी कॉइन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज में कॉइन्स को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से कैटेगरीज है? वही अगेन देखिए, कुछ भी पढ़ा जाएगा, एक इंडिजिनस होगा, एक फॉरेन होगा। इसी तरह कॉइन्स की स्टडी में भी हम एक भारतीय पढ़ेंगे और एक विदेशी पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिजिनस कॉइन्स अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स, शुरुआत में जब हमें पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले वो क्या है? अर्ली कॉइन्स ऑफ इंडिया आर पंच मार्क्ड कॉइन्स। सबसे पहले शुरुआत में जो कॉइन्स हमें मिले वो पंच मार्क्ड कॉइन्स हुआ करते थे। दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड बिकॉज पीसेस ऑफ मेटल were punched with certain marks, symbols such as a hill,
ट्री, फिश, बुल, एलिफेंट, क्रिसेंट एक्सेट्रा। क्योंकि इन जो ये इनको पंचमार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जो ये मेटल के पीस होते थे, इन पे किसी न किसी तरह का एक सिंबल अंकित किया जाता था, और वो भी कैसे, पंच करके, प्रेशराइज करके, इसीलिए इनको पंचमार्क कहा गया। और ये सिंबल्स कौन से थे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंबल्स हुआ करते थे। ठीक है, पंचमार्क्ड कॉइन्स हैव नो इंस्क्रिप्शन बट ओनली मार्क्स। तो पंचमार्क्ड कॉइन्स के पास हैव नो इंस्क्रिप्शन, अच्छा, बट ओनली मार्क्स। तो पंचमार्क्ड कॉइन्स हैव नो इंस्क्रिप्शन, इनका कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, बस इनके ऊपर कुछ मार्क होता था, एक चिन्ह होता था, कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बस ये बने होते थे, हेल बना है, फिश बना है, बुल बना है, ठीक है, कुछ लिखा नहीं होता था। जैसे आज के सिक्के पे हमारे एक तरफ गेहूं की बाली बनी होती है, ठीक है, या गांधी जी का भी बने होते हैं, या कुछ अलग अलग कुछ ना कुछ बना होता है, लेकिन साथ में लिखा भी होता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, लेकिन वहां उस समय इंस्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता था, उस पर सिर्फ मार्क होते थे। द अर्लिएस्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड लार्जली ऑफ सिल्वर, ठीक है, दो फ्यू कॉपर कॉइन्स ऑल्सो एग्जिस्टेड। तो जो शुरुआत के पंचमार्क के कॉइन्स हैं वो ज्यादातर तो भाई सिल्वर में होते थे, और लेकिन कुछ जो है कॉपर में भी मिले। द पंचमार्क्ड कॉइन्स वर मेड लार्जली इन क्वाड्रिलेटरल शेप। तो ये जो पंचमार्क कॉइन्स है वो ज्यादातर किस में होते थे, क्वाड्रिलेटरल शेप में होते थे। ठीक है, द पंचमार्क्ड कॉइन्स आई कॉइन्स मेड ऑफ मेटल, जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो मेटल से बने हुए होते थे। अपीयर फर्स्ट इन 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी में इनका सबसे पहले हमें देखने को मिले। दीज कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन फॉर अराउंड 4 centuries, 4 शताब्दियों तक, फ्रॉम 6th सेंचुरी टू 2nd सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी से लेके 2nd सेंचुरी बीसी तक ये 4 शताब्दियों तक ये कॉइन्स सर्कुलेट होते रहे। जैसे आज हमारे सिक्के सर्कुलेट होते हैं जिससे सारी व्यवस्था चलती है, उसी तरह ये व्यवस्था चलाने के लिए सिक्के चलते रहे 4 दशकों तक, 4 सेंचुरीज तक। आई फ्रॉम महाजनपदास पीरियड टू शुंग पीरियड, महाजनपद के पीरियड से शुरू आके शुंग तक, पुष्यमित्र शुंग के पीरियड तक एक 4 सेंचुरीज तक चलते रहे, 400 साल तक। पंचमार्क्ड कॉइन्स वर इशूड फर्स्ट बाय गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स, लेटर बाय स्टेट्स। अच्छा, सबसे पहले ये जो पंचमार्क कॉइन्स आए ये किन्होंने शुरू किए, मर्चेंट्स के ग्रुप्स ने शुरू किया, यानी व्यापारियों के संघ ने ये शुरुआत की, क्योंकि उन्हें ही व्यापार करना था, उन्हें ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया कि हम इस घोड़े वाले का जो है पंचमार्क है, मान लो उस पर बुल छपी है तो इतने में हमको इतने अनाज मिल जाएगा, ऐसे फिश वाले से हमको इतना कपड़ा मिल जाएगा। तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इस तरह से एक चीज बना ली। बाद में जब स्टेट्स को ये सब व्यवस्था समझ में आई कि लोगों ने ये व्यवस्था शुरू की, तो उन्होंने खुद भी ये इसको अपना लिया। ठीक है, तो अर्ली पंचमार्क कॉइन्स के बारे में, इंडिजिनस कॉइन्स हैं, ये सारी जानकारी उसमें मिलती है। ओके, इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स, इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स कौन से हैं, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द नेम्स ऑफ किंग्स एंड फिगर्स ऑफ द rulers, cities, etc. was started by the Indo-Bactrian kings, the rulers of northwestern India. ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रूलर्स थे, जो इंडो और बैक्टीरिया से आते थे, यानी कि इंडिया और बैक्टीरिया से ग्रीक जो होते थे, वहां से जो हमारे रूलर्स थे, उन्होंने ये सब स्टार्ट किया, कौन सी प्रैक्टिस स्टार्ट की कि किंग्स के नेम लिखे जाएं सिक्कों पर, और फिगर्स ऑफ रूलर्स, और जो राजा हैं उनके चित्र बनवाए जाएं, या फिर भगवानों के चित्र भी अंकित करवाए जाएं। ये सब किन्होंने शुरू किया था, इंडो बैक्टीरियन किंग्स ने शुरू किया था। द राइटिंग्स ऑन द कॉइन्स, ठीक है, द राइटिंग्स ऑन द कॉइन्स इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ द किंग्स, देयर टाइटल्स, देयर पर्सनल इंटरेस्ट, रिलीजियस बिलीफ एक्सेट्रा। ओके, अब जो कॉइन्स पे राइटिंग होना शुरू हुई, पहले तो पंच चलता था कि एक बुल बना दिया और मछली बना दी, लेकिन फिर बाद में जब राइटिंग शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया, वो क्या क्या इंक्लूड करते थे, किंग का नाम होगा, किंग का टाइटल होगा, जैसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य टाइटल भी लिखा होना चाहिए और चंद्रगुप्त नाम भी लिखा होना चाहिए। उनके पर्सनल इंटरेस्ट के भाई कैसे वो क्या क्या पसंद करते हैं, वो पर्सनल इंटरेस्ट होने चाहिए, और भगवान किस भगवान में बिलीव करते हैं, जैन में, बौद्ध में, हिंदू में, वो सब लिखा होना चाहिए। द फिगर्स ऑफ द किंग्स वर एंग्रेव्ड
ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द कॉइन्स, यानी कि जिधर की साइड राजा छपा होगा, राजा का चित्र छपा होगा, वो सीधा साइड हो गया। While the figures of the deities were engraved on the back side of the coin, लीजिए राजा इतना बड़ा मतलब अपने आप को समझता था कि भगवान को भी वो सिक्के के पिछली साइड एंग्रेव कराता था, पिछली साइड अंकित करवाता था। ठीक है, तो फ्रंट साइड में राजा, पिछली साइड में भगवान। चलिए अच्छी बात है। Actually, these were the coins that enabled us to construct the complete history of Indo-Bactrian rulers. Actually यही ये coins हैं जो हमें ये बताते हैं, हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम जो है, जो कहीं ना कहीं जो टूटी मूटी बची कुची हमारी हिस्ट्री है, उसके बीच में एक पुल हम बना सकें। तो इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स की जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करने में ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं ये सिक्के। ठीक है, द classical writers refer to only 4 or 5 Indo-Bactrian rulers. जो क्लासिकल राइटर्स हैं उन्होंने केवल 4 और या 5 इंडो बैक्टीरियन रूलर्स के बारे में बताया है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ दीज कॉइन्स द नेम्स ऑफ अदर इंडो बैक्टीरियन रूलर्स वुड हैव रिमेन्ड एब्सोल्युटली अननोन। अच्छा, जिन्होंने जो राइटर थे उन्होंने तो भाई बड़े बड़े मेन लोगों के बारे में बता दिया, 4-5 इंडो बैक्टीरियन रूलर्स के बारे में, लेकिन अगर ये सिक्के भी हमें ना मिलते तो फिर जो हमें और इंडो बैक्टीरियन रूलर्स के नाम पता चले हैं वो हमेशा ही अननोन रह जाते, कभी पता ही ना चलते। क्योंकि फिर ये होता है कि जो लिखने वाला होता है वो तो किसी खास किसी महान इंसान पे लिखता है, लेकिन जो राजा बनता है वो जरूरी नहीं कि महान हो, लेकिन वो अपने सिक्के पे अपना नाम तो अंकित करवा ही लेता है, चाहे वो खास है चाहे नहीं है। ठीक है, तो सिक्के पे जो अंकित नाम थे वो हमें पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि इनके अलावा भी और राजा थे। Besides this, it was the Indo-Bactrian rulers who first of all issued the gold coin. तो इसके अलावा सबसे जो इंडो बैक्टीरियन रूलर्स में ये इंडो बैक्टीरियन रूलर्स थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन शुरू किए थे। यानी हमारे भारत के लोगों ने भी गोल्ड कॉइन नहीं शुरू किए, इंडो बैक्टीरियन रूलर्स ने सोने के सिक्के स्टार्ट किए। द इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स possesses a high degree of excellence in many ways and ultimately had a tremendous influence on Indian coinage. ठीक है, ये जो इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स थे ये हाई डिग्री ऑफ एक्सलेंस मतलब बहुत ज्यादा उच्च श्रेणी के ये सिक्के हुआ करते थे, बहुत तरीके से ये उच्च श्रेणी के सिक्के थे। एंड अल्टीमेटली अ ट्रेमेंडस, और अल्टीमेटली इन्होंने इंडियन सिक्कों के ऊपर एक बहुत अमिट छाप छोड़ी, एक बहुत बेहतरीन छाप छोड़ी। ठीक है, अब क्या है, ये हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, हम लोगों ने सिक्के पढ़े और उसमें भी हम लोगों ने सिक्के कौन से पढ़े, पहले हमने अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स पढ़े जिसमें कुछ लिखित नहीं होता था, छपा हुआ होता था। फिर हमने इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स पढ़े, इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स में हमने ये सारा पढ़ा। और फिर अब हम पढ़ेंगे सिंथियन, सका, पर्थियन, पल्लवा एंड कुषाण कॉइन्स। आफ्टर इंडो बैक्ट्रियंस के बाद सिंथियन, सक आए, पर्थियन, पल्लव आए और कुषाण रूलर आए। हैड रूल्ड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पे इन्होंने अपना रूल किया। दे इशूड कॉइन्स, उन्होंने कॉइन्स इशू किए इन द एनालॉजी ऑफ इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स, और कैसे इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स की तरह ही उन्होंने भी अपने कॉइन्स इशू किए। दीज कॉइन्स प्लेड की रोल इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ सिंथियन। These coins played key role in constructing the history of Scythian, Parthian और कुषाण रूलर्स। तो सिंथियन जो सक थे, पार्थियन जो पहलव थे और कुषाण रूलर, इनकी जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में इन सिक्कों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द मालवाज, Yudhayas and the Mitra rulers of Panchal is known only from the coins. अच्छा, जो मालवा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द मालवाज लोग और योध्यास और मित्रा रूलर्स ऑफ पंचाल, इनके बारे में तो हमें भाई सिर्फ कॉइन्स से ही पता चलता है, इनके बारे में लिखित तो कोई सोर्स है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सका सत्रप रुद्र दमन 130-50 AD issued dated coins in संस्कृत। तो सबसे पहले जो सत्रप रुद्र दमन है उन्होंने
संस्कृत में कॉइन्स इशू किए थे, इशूड डेटेड कॉइन्स। अच्छा, डेट भी लिखी थी और साथ में संस्कृत भी लिखा था, इन्होंने ये ऐसा सिक्के इशू किए थे। सातवाहन रूलर्स इशूड देयर कॉइन्स इन लेड। अच्छा, सातवाहन रूलर ने लेड में मेनली कॉपर, ब्रॉन्ज एंड पोतिन। तो सातवाहन रूलर ने अपने कॉइन्स जो हैं वो लेड में मेनली इशू किए थे, साथ में कॉपर, ब्रॉन्ज और पोतिन के भी थे, लेकिन मेनली किसके थे? लेड के थे। द कुशान रूलर वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया। कुशान रूलर जो थे वो फर्स्ट रूलर थे इंडिया में हु इशूड गोल्ड कॉइन्स। वाओ, तो ठीक है, कुशान रूलर थे, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स शुरू किए रेगुलरली एंड ऑन अ लार्ज स्केल। रेगुलर मात्रा में और बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने सोने के सिक्के स्टार्ट किए, क्योंकि ये भी देखो बाहर से ही आए थे और ग्रीक्स भी बाहर से ही थे। अमंग गोल्ड कॉइन्स of ancient rulers, among gold coins of ancient rulers of India, the gold coins of Kushan rulers contain the most purity। तो ये कहा जाता है कि जितने भी एंशियंट रूलर्स ऑफ इंडिया थे उन सब में जिन्होंने भी गोल्ड के कॉइन्स इशू किए उसमें से कुशान रूलर्स के कॉइन्स जो हैं सबसे प्योरिटी से भरे थे, क्योंकि फिर आगे जैसे जैसे लोग आते गए, कलयुग बढ़ता गया, तो सोने के सिक्कों में भी मिलावट शुरू हो गई। ठीक है, अब गुप्ता कॉइन्स। गुप्ता के टाइम के कॉइन्स कौन थे? द गुप्ता रूलर्स issued the largest number of gold coins। गुप्ता रूलर्स issued the largest number of gold coins। गुप्ता रूलर ने बहुत भारी मात्रा में गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च किया, इशू किया। Among Gupta rulers, Chandragupta first was the first ruler who first of all issued the gold coins। अब सारे गुप्ता रूलर्स में चंद्रगुप्त फर्स्ट थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। ही इशूड ओनली वन टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन। उन्होंने एक ही टाइप का गोल्ड कॉइन शुरू किया, क्या? किंग क्वीन टाइप और चंद्रगुप्ता कुमार देवी टाइप। मतलब अपने हीरो हीरोइन की उन्होंने स्टोरी लिखी कि किंग क्वीन टाइप के गोल्ड कॉइन्स उन्होंने इशू किए या फिर चंद्रगुप्ता और कुमार देवी टाइप के गोल्ड कॉइन्स उन्होंने इशू किए। ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त। Original types of gold coins of समुद्रगुप्त: गरुड़ टाइप, धनुर्धारी i.e. आर्चर टाइप, एक्स टाइप, अश्वमेधा टाइप, व्याघ्र हनन i.e. टाइगर किलिंग टाइप, एंड वीणा वादन i.e. फ्लूट प्लेइंग टाइप। ठीक है, तो जो समुद्रगुप्त हैं उनके गोल्ड कॉइन्स ओरिजिनली कैसे थे? गरुड़ के टाइप के थे, धनुर्धरी के टाइप के थे। धनुर्धर मतलब होता है जिसको धनुष चलाना होता है, यानी कि आर्चर टाइप। ठीक है, और एक्स टाइप मतलब जो ये एक्स होती है कुल्हाड़ी, उसके टाइप के थे। अश्वमेध टाइप मतलब अश्वमेध यज्ञ करते थे तो उस टाइप के। और व्याघ्र हनन, व्याघ्र मतलब होता है टाइगर और हनन मतलब किल करना, तो टाइगर किलिंग टाइप के थे। वीणा मतलब वीणा एक जो सरस्वती माता बजाती है वो वीणा होती है। वादन मतलब उसको बजाना, तो फ्लूट प्लेइंग ये वैसे फ्लूट मतलब यहाँ बांसुरी है, तो बांसुरी प्लेइंग की तरह होते थे। और अब ये किसके थे? समुद्रगुप्त के थे। ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो महान राजा थे उनके गोल्ड कॉइन्स कैसे थे? अश्वरोही टाइप, यानी कि घोड़े पे चढ़ने वाला जो होता है उस टाइप के। और छत्रधारी टाइप मतलब जो छत्र सिर पे लेके चलते हैं, पहले राजा चला करता था उनके ऊपर एक अम्ब्रेला टाइप लेके पीछे चला करते थे, उसको कहते हैं छत्रधारी टाइप। चक्र विक्रम टाइप, यानी कि चक्र और विक्रम टाइप, मतलब बहुत चक्र बना होता था और विक्रम दिखाया जाता था, मतलब उनका पराक्रम दिखाया जाता था। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट के ओरिजिनल टाइप के गोल्ड कॉइन्स कैसे थे? खड़गधारी मतलब खड़ग एक तरह का आपका हथियार है, जैसे तलवार वगैरह होती है उसी तरह खड़ग भी होता है। और गजरोही टाइप, गज मतलब हाथी के ऊपर जो चढ़ने वाला होता है उस टाइप के। गजरोही सिन्हिनी हंता टाइप। ठीक है, खंग निहंता और राइनोसोरस स्लेयर टाइप, मतलब राइनोसोरस को भी जो वो कर दे रहे हैं,
स्ले कर दे रहा, मतलब काट दे रहा है। कार्तिकेय टाइप, कार्तिकेय तो भगवान गणेश जी के भाई हैं। एंड अप्रतिक मुद्रा टाइप, अप्रतिक मुद्रा टाइप के ये किनके थे? ये सारे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के थे। अमंग द गुप्ता रूलर्स, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य वाज द फर्स्ट रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन्स। अभी इन्हीं गुप्ता रूलर्स में थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो थे, उन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे। ठीक है, अमंग द गुप्ता रूलर्स राम गुप्ता was the first and only one ruler who issued copper coins। अब राम गुप्त ही थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स भी इशू किए थे। महान महान लोगों ने महान काम किए। ठीक है, द गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता रूलर्स इज नोन एज दीनार्स। तो गुप्ता रूलर के जो गोल्ड कॉइन्स है उनको दीनार कहा जाता था। ठीक है, दिनार्स इनको कहा जाता था। वेयर एज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्ता रूलर्स एज रूपक। और जो गुप्ता के रूलर्स के सिल्वर कॉइन्स थे उनको रूपक यानी रुपए कहा जाता था। ठीक है, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास एंड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, गुप्तास के डिक्लाइन के बाद और दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन से पहले इंडियन करेंसी हैव सफर्ड अ बैड फेस। तो इस टाइम के बीच में इंडियन करेंसी ने बहुत बुरा फेस देखा। It is evident that we get few coins of succeeding dynasties in the North India as well as South India. It is evident that we get few coins of succeeding dynasties in North India। इस तरह से हम ये पाते हैं, हमारे पास ये साक्ष्य है कि जो नॉर्थ इंडिया में सक्सीडिंग डायनेस्टीज थी उनके कॉइन्स हमें मिलते हैं। इसी तरह से साउथ इंडिया में भी हमें सक्सीडिंग डायनेस्टीज के कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, अब फॉरेन कॉइन्स हम लोग पढ़ेंगे। फॉरेन कॉइन्स मतलब विदेश के कॉइन्स। द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ रोमन एम्परर्स आर फाउंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली इन अर्कमेंडू नियर पौंडीचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हैं रोमन एम्परर्स के, ठीक है, तो ये रोमन एम्प्रेस के जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे ये हमें साउथ इंडिया के वेरियस पार्ट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हैं रोमन एम्प्रेस के वो साउथ इंडिया के, राइट, साउथ इंडिया के पार्ट्स में काफी मिले हैं, जैसे कि अर्कमेंडू नियर पौंडीचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जो सिक्के मिले हैं कहाँ से मिले हैं? रोमन एम्परर्स के। ये मिले हैं हमें साउथ इंडिया के पार्ट से, जैसे अर्कमेंडू से, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से। और ये कॉइन्स खासकर कहाँ से मिलते हैं? रोमन एम्पर ऑगस्टस और टाइबेरियस के टाइम के पीरियड के हैं ये। ठीक है, इट थ्रोज लाइट ऑन द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर। ये जो हमारा रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच में हमारा जो व्यापार होता था उसके ऊपर ये लाइट डालते हैं। ठीक है, तो आज का हमने ये सेशन यहीं तक रखते हैं। फॉरेन कॉइन्स तक हमने पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ। तब तक आप ये सारी स्लाइड्स को देखिए, इसको रिवाइज करते रहिए, and then we will go further for the Ghatna Chakra. Till then, take care. Bye bye.